हमने कल दो कई सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, जैसा कि चलो अपना माइक ऑफ कर लो थोड़ी देर के लिए सभी। ठीक है। जो हमने कल क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए थे, जैसे कि हमने सेल डिजेनरेशन पढ़ा था, सेल डेथ पढ़ लिया था, और उसी में आगे हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या, सेल एजिंग। ठीक है। सेल एजिंग मतलब, एजिंग का मतलब ऑब्वियसली समझ रहे हो कि क्या भाई, सेल हमारा कैसा हो रहा है, बुढ़ा होता जा रहा है टाइम के साथ। अगर सेल बुढ़ा नहीं होगा तो क्या है भाई, हम अमर हो जाएंगे। अगर वो डिवाइड करता रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, तो क्या है, हम बुढ़े भी नहीं होंगे। हम अगर हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है, अगर वो भी बूढ़ा नहीं हो रहा है, तो क्या है, हम ना तो मरने की कगार आएगी हमारी, और ना हम बूढ़े हो पाएंगे। वहीं पे अगर सेल एजिंग की तरफ क्यों जा रहा है, मैंने आपको बताया था कल, एक होती है हेफलिक लिमिट होती है। ठीक है। हर सेल एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम तक ही डिवाइड कर सकता है, उसके बाद उसकी डेथ, मतलब वो डिवाइड नहीं करता है, कैपेबिलिटी खो देता है। ठीक है। तो इसका यही मतलब है, सेल एजिंग का मतलब है जब सेल अपनी जो फंक्शन को कैसे धीरे धीरे लॉस करने लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे उस पर डैमेज एक्यूमुलेशन उसका होने लगता है। समझ गए इस बात को? जैसे सेल एजिंग इज द ग्रेजुअल लॉस ऑफ सेल फंक्शन, मतलब धीरे धीरे सेल फंक्शन का क्या हो रहा है, सेल का जो फंक्शन है वो लॉस होता जा रहा है। किसकी वजह से? ड्यू टू एक्यूमुलेटेड डैमेज। अब डैमेज किस वजह से हो रहा है? अब यहाँ पे इंजरी नहीं हो रही है, इस बात के ध्यान रखना, सेल में कोई डायरेक्ट इंजरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेल सेल एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अगर हम अपने सेल को, जैसे हम कुछ उल्टा खाना खा रहे हैं, मान लो बाहर का तला पकौड़ा खा रहे हैं, तला हुआ खाना खा रहे हैं, पकौड़ा समोसा जो भी खा रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसके तेल में कई सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या है? एक अनस्टेबल आइटम होता है भाई, जो हमारे डीएनए को धीरे धीरे डैमेज करता रहता है। ठीक है। बॉडी में जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स जाएंगे, उतनी जल्दी हमारा सेल एजिंग का प्रोसेस क्या है, बढ़ता चला जाएगा। समझ गए इस बात को? ड्यू टू, ये ध्यान रखना, सेल एजिंग में इंजरी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। डैमेज हो सकता है, डैमेज के में भी नेचुरल भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना बस। कॉजेज क्या है सेल एजिंग के? सेल एजिंग के कॉजेज कॉजेज सबसे पहला आएगी डीएनए डैमेज ड्यू टू फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैंने आपको बताया कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है, जो कहाँ कहाँ गलत गलत चीजों में अवेलेबल होता है, अनहेल्दी चीजों में अवेलेबल है। ठीक है। अगर हम उचित डाइट नहीं लेंगे तो हमारा डैमेज, जो डीएनए है वो जल्दी डैमेज होगा। अगर डीएनए डैमेज होगा तो हमारा जो सेल डिवीजन है वो लॉस होने लगेगा। समझ गए इस बात को? साथ ही में रिड्यूस इंजाइम एक्टिविटी। इंजाइम एक्टिविटी अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कम हो जाएगी तो भी हमारा सेल क्या है, एजिंग हो जाएगा। डिक्रीज रिपेयर कैपेसिटी हो जाती है। और टीलोमर शॉर्टनिंग, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है। टीलोमर शॉर्टनिंग होगा तो उसकी जो फर्दर क्या है, डिवीजन ऑफ कैपेसिटी उसकी खत्म हो जाती है, और रिड्यूस ब्लड सप्लाई, इन वजह से क्या है, हमारा सेल एजिंग होने लगता है। समझ गए? सेल एजिंग की डेफिनेशन समझ आ गई होगी सभी को। अब जैसे अब सेल एजिंग तो हो गया, ठीक है। अब उसके इफेक्ट ऑफ एजिंग ऑन सेल, इसलिए हमें पढ़ना है। जैसे क्या कि जैसे हमारा अगर सेल एजिंग धीरे धीरे होता जाएगा तो उसके बॉडी पे क्या इफेक्ट आएंगे, जैसे आपको पता है, एक 20 साल का इंडिविजुअल ले लें और एक 40 साल का इंडिविजुअल ले ले, इनमें क्या फर्क है? इसमें इतनी जल्दी सेल एजिंग नहीं हो रहा है, इसमें सेल एजिंग होना शुरू हो गया। इसी वजह से 40 साल का इंडिविजुअल क्या है, उसका मेटाबॉलिज्म शुरू होता क्या है, स्लो हो जाता है। खाना वगैरह धीरे पचने लगता है। उसकी क्या है, सेल डिवीजन धीरे होने लगती है। रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस इंडिविजुअल में कम हो जाता है। एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट उसमें ज्यादा एक्युमुलेट होने लगता है, उस इंडिविजुअल के अंदर या कोई इंसान के अंदर। साथ ही में टिश्यू स्टिफनेस और फंक्शनल जो है डिक्लाइन। आपको पता है कि जैसे बूढ़े लोग ही में आपको अर्थराइटिस देखने को मिलेगा, मसल स्टिफनेस ज्यादा होगी, जब उठेंगे बैठेंगे तो क्या है भाई, बहुत जोड़ों में दर्द आदि होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा सेल एजिंग बढ़ गया है। ठीक है। एक बहुत ही शॉर्ट उसमें देखते हैं सेल एजिंग को, फिर खत्म करते हैं, क्योंकि सेल एजिंग भाई 5 नंबर में पूछ लेगा। जैसे सेल आपसे डिजेनरेशन पूछ लिया, हो सकता है कल को सेल एजिंग पूछ ले, क्या पता उसका। सेल क्या, इसका प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। क्या है, देखो, डीएनए क्या है, डैमेज हो रहा है, कैसे हो रहा है, फ्री रेडिकल से की वजह से, या उसकी जो रिपेयर, जो भी रिड्यूस रिपेयर कैपेसिटी है कम। डीएनए डैमेज हुआ, सेल फंक्शन उसका डिक्रीज हो गया। सेल फंक्शन डिक्रीज होने से क्या हुआ, एजिंग ऑफ सेल हो गई। और फिर क्या है, ऑर्गन एजिंग और डिजीज भी इससे हो सकती है। एक तो नेचुरल एजिंग होती है, जो हो सबके साथ होनी है, हम उसे बस डिले कर सकते हैं अगर हेल्दी खाना खाते हैं, अदरवाइज वो होने लगेगी हमें। अगर टाइम से पहले एजिंग हो रही है तो डिजीज का रूप भी ले सकती है। ठीक है। तो समझ में आ गया भाई, तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर हैं? जो हमने डीजनरेशन पढ़ा, जो हमने एप्टोसिस नेक्रोसिस, जो हमने सेल डेथ पढ़ी, उसके बाद हमने अपना सेल एजिंग पढ़ लिया। तो ये सब सबको क्लियर है भाई? एक बार मेरे को माइक खोल के बताओ, फिर अपना अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग। सभी बात क्लियर है सबको? चैट में कोई हाँ ना तो लिखो। कोई बोल रहा है कि आवाज क्लियर नहीं है, कि आवाज क्लियर नहीं है?
अच्छा, तो हो सकता है उस समय मैंने शायद माइक उल्टा पकड़ लिया होगा, इस वजह से ऐसा हो। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया सबको। अब अपने आगे किसे रिपीट करना है? कोई बोल रहा है भाई रिपीट करना है एक बार। कौन? अच्छा, ठीक है, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। देखो, सेल एजिंग क्या है? सेल एजिंग का मतलब सिंपल है कि जब आपका सेल, आपके जो सेल फंक्शन है, मतलब हर सेल एक फंक्शन काम करता है, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस हो, ठीक है, चाहे वो रिपेयर का काम हो या फर्दर रेप्लिकेशन हो, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे कि सब काम उसके अंदर होता है, ठीक है। एक सेल बहुत सारे काम करता है, आपको पता है। अब जब वो सेल अपने फंक्शन को धीरे धीरे लॉस करने लगता है, क्यों? ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ डैमेज। जब उसके अंदर धीरे धीरे डैमेज डैमेज होने लगेगा सेल को, तो क्या है, सेल फंक्शन उसके कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा सेल एजिंग। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखी है एकदम से, ठीक है। अब उसके बात करते हैं कि उसके कॉजेस ऑफ सेल डैमेज क्या है, यानी कि क्यों क्यों हो सकता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि डीएनए अगर डैमेज हो जाए, किसकी वजह से? फ्री रेडिकल्स की वजह से। अगर उस एरिया में क्या है, एंजाइम एक्टिविटी रिड्यूस हो गई, तो भी सेल एजिंग हो सकती है। अगर वहां ब्लड सप्लाई कम हो गया, तो भी वहां की क्या है, सेल एजिंग बढ़ सकती है। और साथ ही में टीलोमर शॉर्टनिंग, ये हर हर सेल में होती है, क्योंकि सेल एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम तक डिवाइड हो सकता है। उसके बाद इफेक्ट बताएं कि सेल एजिंग से क्या होगा। एक इंडिविजुअल का या आदमी का मेटाबॉलिज्म स्लोअर हो जाता है। अगर टाइम से पहले क्या होगा, उसका क्या होगा, सेल एजिंग होगा, तो डिजीज आदि जैसी समस्या हो सकती है। उसके प्रोटीन सिंथेसिस भी कम हो सकता है, समझ गए। और ये मैंने आपको सिस्टम बताया कि किस तरह से सेल एजिंग होता है। सबसे पहले डीएनए डैमेज होगा, उसके बाद उस सेल का फंक्शन कम हो जाता है, सेल फंक्शन होने के बाद उसकी एजिंग होती है। उसके बाद क्या है, हम देखते हैं कि हम बूढ़े होने लगे हैं, या टाइम से पहले होगा तो डिजीज कॉज करता है, समझ गए। ये इसका मतलब था, ठीक है। अब ये इसको हमने समरी में देखा है, इसको आप अपने आप चाहे देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे सेल डिजनरेशन मैंने आपको बताया था। सेल डिजनरेशन मतलब ये है कि जब सेल पे क्या होती है, हमें कोई इंजरी लगती है। अगर वो इंजरी क्या है, अगर वो कॉज की वजह से सेल एक डिजनरेट की स्टेट में चला गया, अगर हम उसे रिमूव कर देंगे, तो क्या है, सेल इसमें क्या कर देता है, हमारा रिवर्सिबल लॉस करता है, यानी कि दोबारा से फंक्शनिंग करने लगता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप क्या करते हैं, दारू पीते हैं, दारू से आपका लीवर खराब होने लगता है। लीवर खराब होने के बाद आपको सिरोसिस या फैटी लीवर हो जाता है। उसके बाद अगर आप दारू या हेल्दी लाइफस्टाइल करेंगे, तो सेल दोबारा से हेल्दी हो जाता है। ये होता है डिजनरेशन। ये है हमारी सेल डेथ, हमने बात करी थी। सेल डेथ किसकी वजह से होता है? इंजरी। जब सेल क्या है, अपने आप को रिकवर करने की क्या करेगा, एबिलिटी खो देता है। इसमें दो तरह का बताया था। एक एप्टोसिस था, जिसमें क्या है, नॉर्मल डेथ हो रही थी हमारी, ठीक है, उसमें कोई भी पैथोलॉजिकल कॉज नहीं था, और ये नेचुरल होता है। इसमें चाहे आप फीटल में भी इसकी एप्टोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे कि एंडोमेट्रियल सेल डेथ आदि की चीजें होती है, ठीक है। साथ ही में ध्यान रखना कि भाई रिवर्सिबल कौन सा है, नॉन रिवर्सिबल कौन सा है। एमसीक्यू पूछ लेगा हमसे, कि पूछेगा कि बताओ सेल डिजनरेशन इज अ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो आपको ये ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। हमारा एप्टोसिस क्या है, रिवर्सिबल नहीं है, ना ही नेक्रोसिस में रिवर्स होता है। एजिंग भी हमारा रिवर्सिबल नहीं है। ये नेचुरल डिक्लाइन है, ये सीवियर इंजरी के कारण होता है, इसलिए माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन। पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस, कौन सा? सेल डिजेनरेशन सर। हाँ, सेल इरिवर्सिबल वो रिवर्सिबल नॉर्मल है। टू इज नॉर्मल। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बता रहा था। ये बॉस। ठीक है, इसका क्लिनिकल रिलेवेंस तो हम पहले ही रेलिवेंस बात कर चुके हैं, कि हार्ट अटैक में नेक्रोसिस हो जाता है, इसीलिए डेथ हो जाती है। फैटी लीवर भी मैंने आपको बता दिया। एल्जाइमर में भी आपको सेल एजिंग, मतलब एल्जाइमर क्या है, भूलने की बीमारी, आपने सुना होगा, बूढ़े लोगों में होने लगती है। ये क्यों होती है? धीरे धीरे अगर आपकी बॉडी के अंदर वो जो भी हम किसका आजकल जो, अरे क्या बोलते हैं उसे, सबसे ज्यादा बर्तन पुराने टाइम पे किसके यूज होते थे? एल्युमिनियम के। अगर एल्युमिनियम में आप ज्यादा खाएंगे, तो आपको एल्जाइमर हो जाएगा। तो ध्यान रखना भाई, घर में जितने भी एल्युमिनियम के बर्तन, उसे निकाल के फेंक दो, स्टील आदि का उपयोग करो। और बाकी रिंकल्स बूढ़े होने लगते हैं, सभी को पता है, ठीक है। एप्टोसिस नेचुरल है, नेक्रोसिस एक्सीडेंटल, ये अपना नहीं पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ सर यहाँ तक क्लियर है? सर जो एल्युमिनियम फॉइल होती है ना, जो अपने लोग लंच बॉक्स में लगाते हैं, वो भी सर बहुत खतरनाक होती है। बिल्कुल होती है, इसीलिए मैंने कहा कोई भी एल्युमिनियम का पदार्थ है, हमें नहीं लेना है। ये बॉस। अब बढ़ते हैं अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, जो कि हमारा टॉपिक दे रखा है, सेल फिजियोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे यार देखो, सेल फिजियोलॉजी से क्या है, एमसीक्यू वगैरह बन सकता है, ठीक है। ऐसा यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनने का चांस कम है मेरे हिसाब से, बाकी बना देगा तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। सभी को पता है सेल क्या है, सभी ने पढ़ा है। ये अपना नाइन कब 11th 12th में की यूनिट थी हमारी सेल वाली, वहां पे हमने सबने पढ़ा है, सेल डिवीजन आदि सब कुछ पढ़ चुके हैं।
क्या फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, सभी को पता है। सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं, इतना ये तो मुझे पढ़ाने की जरूरत है नहीं आपको ज्यादा। अब मेन पार्ट देख लेते हैं, सेल के क्या क्या होते हैं। देखो कोई भी सेल में क्या है हमारा, एक तो सेल मेम्ब्रेन होता है जो भारी है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए आदि देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सेल के तीन पार्ट आपको पता चल गया। सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री होती है सेल की, साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक मटेरियल होता है इस सबसे उसके सेल के अंदर। ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, एक तो सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, दूसरा एंट्री और एग्जिट जो है सब्सटेंस के उन्हें मेंटेन करने का काम करता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। अगर आपसे पूछ लेता है कि बताओ साइट ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द पर्टिकुलर सेल, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। सभी को पता है न्यूक्लियस क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए वगैरह। ये थोड़ा डायग्राम गड़बड़ हो गया, वो मैंने भाई भाई बनाया था यहाँ पे कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाद ये हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म अंदर होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए, ठीक है। ये बेसिक था। अब पढ़ते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलियर से, जिसमें क्या क्या होता है, विद प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर थोड़ा होता है। इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, जस्ट क्या है, रीड करना है, ठीक है। आप में से मुझे नहीं लगता किसी को सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी नहीं पता होगा। अगर नहीं पता है तो भाई सोचने वाली बात है ये, ठीक है। हमने इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी पढ़ा था 11 12th में, बिकॉज मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली लाइक फ्लूइड, ठीक है। कंपोनेंट हमने पढ़ लिए हैं क्या क्या है, फॉस्फोलिपिड है, प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल से मिलके बना हुआ है। कितना कितना से 40 से 50% प्रोटीन है, भी इसमें लगभग 40 से 50% तक हो सकता है कोलेस्ट्रॉल स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। फंक्शन पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन के, क्योंकि फंक्शन हमें पता होना चाहिए। देख सबसे पहला तो फंक्शन यही है कि ये आपके जितने भी वो हैं, क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कोई इसमें इंजरी ना हो जाए, कोई आके अंदर एकदम से घुस ना जाए। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, हर चीज को अलाउ नहीं करती है, ठीक है। वहीं पे क्या मेंटेन किया करता है, शेप और इंटीग्रिटी मेंटेन करने का काम करता है। वही है भी भाई, रेगुलेट करेगा ट्रांसपोर्ट को, हेल्प इन सेल कम्युनिकेशन। क्या एक दूसरे के से सेल कैसे बात करते हैं, एक दूसरे से ये मिले हुए हैं, ठीक है। तो किससे करेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते ही हुए तो एक से दूसरे में इंफॉर्मेशन सेंड होगी ना धीरे धीरे। अलाउ सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स में ये सेल मेम्ब्रेन हमारा काम करता है। समझ गए, ये था बेसिक सेल मेम्ब्रेन। अगर कभी शॉर्ट में पूछे तो ये इतना लिख के आ जाना है। क्या है भाई, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी होती है। ऑल्सो नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, जिसमें क्योंकि क्या है, फ्लूइड जो है फ्रीली मूव करता है। कंपोनेंट बता दिया, फंक्शन भी बता दिया, इतना ही लिखना है बस। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन वगैरह होते हैं, मैंने बताया है। ये क्या जेली लाइक सब्सटेंट होता है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस इनसाइड द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग वेरियस ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब क्या है, इसका एक्ट एज अ मीडियम ऑफ फॉर केमिकल रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसके लिए क्या है, एक मीडियम के रूप में काम करता है। प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑर्गेनल्स जितने भी अवेलेबल हैं, साथ ही में स्टोर रॉ मटेरियल्स लाइक आयन अमीनो एसिड इसके अंदर स्टोर रहता है। अब हम देखते हैं क्या क्या इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स हमारे होते हैं। सभी को पता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, बताओ। सभी को पता है, ये थोड़ी ना बताना है भाई। पावर हाउस ऑफ द सेल सभी को मालूम है। ये तो बच्चे को भी पता है। साइटोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ और स्मूथ, हमने पढ़ा होगा। रफ किस में काम करता है, प्रोटीन में सिंथेसिस में। स्मूथ लिपिड सिंथेसिस में। ये क्या है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करता है। गोल्गी अपरेटस भी हमने पढ़ा है। स्टैक्स ऑफ फ्लैट सेक्स होते हैं, ठीक है। क्या है, मोडिफाइज पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट किसका कौन करता है, ये हमारा गोल्गी बॉडी यानी पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल है। ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, कोई भी प्रोटीन है कोई इधर उधर ले जाना है तो गोल्गी अपरेटस। और लाइसोसोम सभी को पता है, सुसाइड वैक ऑफ द सेल, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है या ओल्ड चीजें हो गई हैं तो उसे खा लेता है ये, ठीक है। राइबोसोम्स हमने पढ़ लिया है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है। सेंट्रियोल्स हेल्प्स इन डिवीजन में काम करते हैं। पेरोक्सीसोम्स क्या है, डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस को, डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है ये। साइटोस्केलेटन क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड मूवमेंट, ठीक है। एक एक लाइन याद रखना है, कुछ नहीं है यहाँ से, इतना हो सकता है कि एमसीक्यू बन जाए और लॉन्ग क्वेश्चन बनने की बहुत कम चांस है। अब एक बार देख लेते हैं ऑर्गेनल फंक्शन क्या है। न्यूक्लियस क्या है भाई, सबको पता है, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज। सेल के अंदर सब चीज कौन है कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करने का काम करता है।
उसके बाद क्या है, रफ ईआर जो हमारा है वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद गोल्गी अपरेटस, जो हमारा ये गोल्गी अपरेटस हमने पहले ही बता दिया कि मॉडिफाई एंड पैकेज, कुछ ना ध्यान रहे तो इतनी टेबल तो भाई पढ़ ही लेना एक बार। लाइजोसोम क्या है, डिस्ट्रॉय अनवांटेड मटेरियल, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सप्लाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। समझ गए। अब बात आती है न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस क्या है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा ये चारों तरफ से सराउंडेड होता है। कंटेन, न्यूक्लियर के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस इसके अंदर होता है, सभी को पता है। और क्या करता है, क्रोमेटिन, कंटेन क्रोमेटिन, जो कि किससे, डीएनए और एक तरह की प्रोटीन होती है। अब क्या है भाई, न्यूक्लियस होता क्या, मेन फंक्शन क्या है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज, जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज हो रही है वो कौन काम कंट्रोल करने का काम करता है, न्यूक्लियस। ये इस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है, जिसे हम डीएनए बोलते हैं। डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है और रेगुलेट सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। समझ गए। और ये हमने डीएनए लिखा है भाई, ये जेनेटिक मटेरियल में पढ़ा हूं या आप खुद पढ़ लेंगे, ये बताइए। हम आगे का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ें। बताओ भाई, कोई बोलो। आगे पढ़ाइए ये। पढ़ाना है नहीं? ये पढ़ पढ़ लेंगे लेंगे और बहुत चल। साल। पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे ना, ये तो बहुत सिंपल है, सबने पढ़ा है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। सेल में क्या क्या चीजें हैं, मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट में काम आती है, न्यूक्लियस हमारा क्या है, कंट्रोल सेंटर है, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, ऑर्गेनल कंटेन करना है, जो मैंने आपको बता दिया। अब बात का आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पढ़े इसको नहीं जाना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, अगर वो नहीं दिया तो यहाँ से पूछ लेगा कि राइट डाउन दी मैकेनिज्म, मतलब ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म लिख दो अक्रॉस द सेल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए बिना पढ़े बिल्कुल भी नहीं जाना है इस टॉपिक को। तो अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। सभी को पता है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है क्या, वो एक सिलेक्टिव बैरियर होता है, बैरियर है कि मतलब कुछ चीजों को अलाउ करेगा, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करता है सेल के अंदर एंट्री करने के लिए। ये सेल है, इसके अंदर गिनी चुनी ही चीजें आ सकती हैं और गिनी चुनी ही चीजें बाहर जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज को अंदर आने देगा, हर चीज को बाहर जाने देगा। ठीक है, ठीक है, यही हमने लिखा है कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सिलेक्टिव बैरियर, अलाउइंग ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू एंटर एंड लीव द सेल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। सेल कंटिन्यूअसली क्या क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करेगा हमारा, न्यूट्रिएंट्स को, आयंस को और बेस्ड प्रोडक्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बेसिक काम है हमारा सेल मेम्ब्रेन का। अब बात आता है ट्रांसपोर्ट किस किस तरह से होता है सेल मेम्ब्रेन में। सभी को पता है, एक तो होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल मतलब है एनर्जी का, जब जहां कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो वो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन क्या होता है पैसिव में, जहां मतलब एनर्जी नहीं लगेगी तो ऑब्वियसली सी बात है वो जो है हाई टू लो कंसंट्रेशन कोई भी चीज मूव करेगी। यानी कि अगर हम ऊंची जगह में हैं तो नीचे से आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्या है, कोई इंडिविजुअल अगर कम मार्क्स गेन किया, उसे ज्यादा मार्क्स गेन करने के लिए, टॉपर बनने के लिए क्या है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। समझ गए इस बात को। तो यही है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट सिंपल है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके एग्जांपल ध्यान रखना, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेड डिफ्यूजन इसमें होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है हमारा, रिक्वायर्स एनर्जी अगेन, ये क्या होगा, अगेंस्ट द, मतलब लो टू हाई, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस है वो मूव करेगा। इसमें कौन कौन से एग्जांपल है हमारा, सोडियम पोटेशियम पंप और कैल्शियम पंप। ठीक है, जैसे मैं आपको, जैसे मान लो आपके से कहता है मैकेनिज्म लिखने के लिए, तो आपको एक दिमाग में तुरंत बन जाना चाहिए कि भाई सेल के अंदर क्या होता है, एक हमारा पैसिव होता है, पैसिव के तुरंत आ जाना चाहिए एटलीस्ट क्या क्या डिफ्यूजन है। मान लो आया लिखने को मैकेनिज्म, कुछ नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखनी है, अगर इतना ध्यान रखोगे तो आगे का सब कुछ लिख लोगे। ठीक है, कि पैसिव में ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है और फैसिलिटेड डिफ्यूजन है। एक्टिव में हमारा क्या है, प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव। अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि पैसिव में एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है, कंसंट्रेशन के साथ सब्सटेंस मूव करते हैं। ठीक है, उसके एग्जाम्पल भी बता दिए, और एनर्जी वो तो आपको पता होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट अब एक बार और देख लेते हैं। डेफिनेशन सेम रहने वाली है, सभी को पता है, मूवमेंट भी मैंने आपको बता दिया है, एनर्जी इसमें यूज नहीं होगी। एग्जाम्पल इसका है O2, CO2 और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस के इस तरह से मूव करते हैं, किस तरह से, सिंपल डिफ्यूजन से।
नेचर कैसा है, नॉन पोलर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही इसके अंदर मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हाई कंसंट्रेशन आउटसाइड होगा तो क्या सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाएगी कोई भी चीज लो कंसंट्रेशन। अब बात आती है ऑस्मोसिस। ये हमने क्या पढ़ा, ये सिंपल डिफ्यूजन था, ध्यान रखना है कि हमने पढ़ा है वो भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि कुछ और। एक मिनट भाई, पेन काम करना, हाँ ठीक है चलेगा। अब बात आती है ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में क्या है, ऑस्मोसिस में किस तरह से देखो यहाँ पे भी सभी को पता है, सभी ने डेफिनेशन पढ़ी है भाई, 9th 10th 11th 12th हर जगह ये ऑस्मोसिस रटवाते हैं मैडम लोगों में। क्या इसमें सिर्फ आ जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस मूव करता है फ्रॉम लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, में भी एनर्जी का उपयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रेड ब्लड सेल्स। समझ गए। मेम्ब्रेन कौन सी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज वाटर, यानी कि सिर्फ वाटर ही इसके अंदर घुस सकता है। अब बात जैसे लो सॉल्यूट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हाई सॉल्यूट हाई वाटर लो वाटर की तरफ ये मूव कर जाएगा। अब बात आती है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ये भी क्या है वो बताओ, ये किस तरह का ट्रांसपोर्ट है, हम पढ़ रहे हैं ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव कौन सा, ट्रांसपोर्ट सर, पैसिव। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा है, उन्हें ध्यान ही नहीं आता है। सर एमसीक्यू बन जाएगा यहाँ से, विच बिल्कुल इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट। क्या है, इट इज एन इम्पोर्टेंट स्पेशल टाइप ऑफ ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें क्या है, बंद कर लो भाई अपना जो भी है। देखो फैसिलेटेड में भी सब्सटेंस क्या है, हाई टू लो मूव करता है, लेकिन हाई टू लो मूव करने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन की नीड पड़ती है। अब ये प्रोटीन क्या है, ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पे किस चीज की जरूरत है। हम कोई पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है जितने भी शरीर के अंदर जितने भी इंजाइम्स हैं, अच्छा इंजाइम्स क्या है, एक तरह के आपको पता है सारे काम इंजाइम्स हैं या हॉर्मोन्स हैं, ये क्या है भाई, ये एक तरह के प्रोटीन्स ही होते हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर प्रोटीन में कोई चेंजेस एक स्पेसिफिक तरह का अगर उसे काम मिल जाता है तो वो हार्मोन कहने लगेगा या एंजाइम कहने लगेगा, समझ गए। तो जितने भी काम होते हैं हमारी बॉडी में वो होते प्रोटीन के द्वारा ही है। ठीक है, हमने उसे अलग अलग नाम दे दिया है। ठीक है, तो इसमें फैसिलिटेड डिफ्यूजन में बस इतना ध्यान रखना है कि सब्सटेंस जो है हाई टू लो मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स या चैनल्स के द्वारा। ठीक है, इसमें भी क्या है, एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता है, इस ध्यान रखना, पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी में भी एटीपी का कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, हाई टू लो इसका भी होगा। नीड क्या है, कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन की इसमें जरूरत पड़ने वाली है। समझ गए। जैसे कि एग्जांपल है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू मसल बाय ग्लू, ये क्या है, ये एक तरह का कैरियर प्रोटीन है। आपकी जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं ये लगा होगा ग्लूट 4। ठीक है, ग्लूट 4 जब आपकी सेल के बाहर क्या होगा, ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो ये पेनक्रिया के साथ बाइंड करके ये अंदर सेल के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ आयन क्या है, जैसे जो हमारा सोडियम है थ्रो चैनल, ये इसके द्वारा ही होते हैं। समझ गए, तो क्या बेसिक डिफरेंस है पता चल गया फैसिलिटेड डिफ्यूजन में। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एनर्जी इसमें भी ये ध्यान रखना कि भाई इसमें ऐसा मत लगा देना कि एटीपी का भी रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फैसिलिटेड सेल डिफ्यूजन वही है कि मॉलिक्यूल जो है किसके साथ बाइंड करेगा, कैरियर प्रोटीन के साथ, मैंने आपको बताया है ऑन वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटीन जो है फिर क्या करेगा, जैसे आपको पता है एक ताला है, एक लॉक है, एक चाबी है। ठीक है, तो ये जब दोनों चीजें क्या है, मान लो अगर ताला बंद है, ताले के ऊपर हमने कोई वो लगा दिया है जो अब एक तरह का वो लगा हुआ नहीं आता, इस तरह से उसे हम हटाते हैं, फिर कोई चीज चाबी अंदर घुस के जाती है। ठीक है, तो ये जो कैरियर प्रोटीन है ना, ये इसी का काम करती है। ये मतलब कैरियर प्रोटीन आएगी, उस चीज को हटाएगी और अंदर वो चला जाएगा हमारा फर्दर जो भी चीजें हमें अंदर सेल के अंदर चाहिए। ठीक है, प्रोटीन चेंजेस शेप्स कैरियर द मॉलिक्यूल अक्रॉस, मॉलिक्यूल इज रिलीज ऑन द अदर साइड, प्रोटीन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप, यानी कि दोबारा से ये जो ढक्कन है भाई लग जाएगा हमारा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, सभी को समझ में आ गया। अब सिंपल और वो इसमें वही लिख दिया कि खाली प्रोटीन का डिफरेंस होगा। इसमें क्या है, इतने एक और डिफरेंस हो जाएगा कि इसमें लार्ज चीजों का भी मूवमेंट हो सकता है इसमें, लेकिन स्मॉल एंड लिपिड सॉल्युबल चीजें ही अंदर जाएंगी। ये थोड़ा फास्ट भी हो सकता है, ये स्लो भी हो सकता है। अगर डिफरेंस लिखने को बाई चांस पूछ पूछ आपको कह दे तो ये ध्यान रखना। समझ गए इस बात को, यहाँ तक किसी को कोई समस्या। कितने लोग बच्चे भी हैं भाई, सब गायब हो गए। समझ गए भाई। हाँ सर।
आगे का पढ़ाना है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ाना है? सर पढ़ा दीजिए एक्टिव। ठीक है भाई, पढ़ाते हैं। बाकी कोई किसी को समस्या क्लास में ऐसी तो नहीं आ रही है? नो सर। ठीक है भाई। अब देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सिंपल मतलब है, यहाँ पे क्या है, एक तो हमारा एटीपी। जो एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसका उपयोग होगा। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी, लो टू हाई कंसंट्रेशन मूव होगा। इस चीज को, दो चीजें ध्यान रखना, आपकी डेफिनेशन ऐसे ही बन जाएगी। ठीक है, आप सोचते हैं कि हम डेफिनेशन रट लें, जब हम डेफिनेशन रटने की कोशिश करेंगे, उसे तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम नहीं पढ़ पाएंगे उसे। ठीक है, यही इसका मतलब है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एटीपी और कैरियर प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे भी कैरियर प्रोटीन का उपयोग हो सकता है, ये ध्यान रखना। फैसिलिटेटेड में कैरियर प्रोटीन था, लेकिन एटीपी का उपयोग नहीं हो रहा था। इसके फीचर देखें, क्या रिक्वायर्स एटीपी हाई टू लो, कैरियर प्रोटीन ऑलवेज रिक्वायर्ड रहेगी। एग्जांपल है इसका सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम पंप। इसको भी हम, ये आपके में सोडियम पोटेशियम पंप डिटेल में है, इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। यहाँ से भी 5 मार्क्स पूछ सकता है। सोडियम पोटेशियम पंप बहुत ही कॉमन है, इवन एमसीक्यू भी पूछ सकता है यहाँ से, कि बताओ एक सोडियम अंदर जाने के लिए और एक पोटेशियम बाहर आने के लिए कितने जो भी हमारा क्या एटीपी की जरूरत पड़ती है, इस तरह से। अब बात आती है टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो, एक तो हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है हमारा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट या जो भी फर्दर को ट्रांसपोर्ट होंगे उसके बारे में। इसमें क्या है, यूजेस डायरेक्ट एनर्जी फ्रॉम एटीपी ब्रेकडाउन। इसमें क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, डायरेक्ट एनर्जी का उपयोग किया जाएगा एटीपी ब्रेकडाउन के लिए। जैसे कि आपको पता होगा, सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, एक सोडियम सेल के अंदर आने के लिए कितनी, 3 एटीपी की जरूरत पड़ती है। वहीं पे एक एक पोटेशियम को बाहर जाने के लिए सिर्फ 2 एटीपी रिक्वायर्ड होती है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेल जो है डायरेक्ट एनर्जी उपयोग कर रहा है कोई भी मूवमेंट करने के लिए। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन आयोनिक ग्रेडियंट, यानी कि सेल के अंदर जो पहले से एनर्जी आयनिक फॉर्म में, आयोनिक ग्रेडियंट के रूप में जो अवेलेबल होगी ना, उसको ही यहाँ पे उपयोग कर लेता है। समझ गए इस बात को? जैसे कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है उसमें। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है, इसको मैं बता भी चुका हूं आपको। इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है कि 3 सोडियम आयन मूव आउट ऑफ द सेल, 2 सोडियम मूव्स इनटू द सेल। ये 3 क्या है, 3 ये एटीपी है, ये ध्यान रखना, सोडियम का नहीं है ये, या एटीपी के साथ साथ ये सोडियम को भी डिफाइन कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना। कोई कंफ्यूजन है भाई, ये या एक बार और क्लियर करूं, यहाँ पे कितने एटीपी हैं? हो गया सर, सही है। ठीक है, ये देखो, हर चीज को अगर हम पढ़ने बैठेंगे ना बहुत डिटेल में, तो इतना बड़ा टॉपिक है ना, हमसे कम से कम 15 दिन में भी कवर नहीं कर पाएंगे, तो हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हमें एग्जाम में एक चीज मेरी यहाँ पर और ध्यान रखना, ना हमें सब सही लिख के आना है, ना हमें सब सही गलत लिख के आना है, सही गलत लिख के आना है इन द सेंस। अगर आप बीच का मटेरियल भी लिख के आएंगे ना, तो भी आप 99% तक पास हो जाएंगे। समझ गए? अब जैसे मान लो, यही यार, अगर आपको ऊपर का बेसिक स्ट्रक्चर आता है कि कितने कितने तरह से होते हैं, तो अगर आप अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिख देंगे तो चल जाएगा चीजें। एटीपी यूज होती है मेंटेन इलेक्ट्रिकल एंड ऑस्मोटिक बैलेंस इनसाइड द सेल, इससे मेंटेन रहता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनसाइड सेल क्या है, पोटेशियम हाई होता है, सोडियम लो होता है। आउटसाइड सेल क्या है, सोडियम हाई है, पोटेशियम लो है। तो इसीलिए एटीपी का उपयोग होता है, और सोडियम 3 बाहर चला जाता है, 2 अंदर आ जाता है। फिर क्या फंक्शन क्या है हमारा, ये भी देख लेते हैं एक बार सोडियम पोटेशियम पंप का। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ये मेंटेन करने का काम करता है। अब हम आगे एक बार इसकी डेफिनेशन और ये डिटेल में पढ़ेंगे, एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ये क्या करेगा, रेगुलेट सेल वॉल्यूम, प्रोवाइड एनर्जी फॉर सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, और कीप आयनिक कंपोजिशन ऑफ सेल स्टेबल। अब क्या है, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, इसमें भी क्या है, यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन क्या, सोडियम ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम। अब मान लो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना सेल के अंदर, अगर इसकी वजह से सेल में कोई मान लो एनर्जी स्टोर हो गई, तो उसका उपयोग करके ही जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा ना, वो क्या है, सेकेंडरी एक्टिव। इसी के लिए इसको हमने सेकेंडरी कहा है। सेकेंडरी इन द सेंस ये किसी और तरह से एनर्जी का उपयोग कर रहा होगा। 2 मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर और अपोजिट साइड ईच अदर। ठीक है,
जैसे इसके एग्जांपल दे रखे हैं हमने, को ट्रांसपोर्ट मतलब अलोंग द ग्रेडियंट। जैसे बोथ मॉलिक्यूल्स क्या है इसमें, एक साइड में मूव कर जाएंगे। जैसे ये है हमारा सेल है, सेल में दोनों मॉलिक्यूल एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। जैसे सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, अगर मैं आपको समझाऊंगा ना तो बहुत देर लग जाएगी इसमें। काउंटर ट्रांसपोर्ट मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक इधर करेगा एक इधर। जैसे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज होता है हमारा हार्ट के अंदर। अब एक बार और देख लेते हैं, लास्ट हमारा है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे ये टेबल जो मैं बना रहा हूँ ना, ये अगर आप बनाएंगे एग्जाम में तो बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा, सीधे एग्जामिनर को पता चलेगा आपको आता है, तुरंत आपको नंबर मिल जाएंगे बिना कुछ झंझट किए हुए, ठीक है। वही क्या, एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, एनर्जी रिक्वायर है। लो हाई ये सब पढ़ लिया हमने। कैरियर प्रोटीन मे और मे नॉट बी यूज, कहाँ यूज होगा कैरियर प्रोटीन, फैसिलेटेड में यूज हो सकता है, इसीलिए हमने लिखा है। ऑलवेज यूज्ड, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस और ट्रांसपोर्टेशन। हो गया भाई हमारा ये टॉपिक, समझ गए। बताओ, मैं जो हमारा जो 10 नंबर का टॉपिक था वो हमने सही से पढ़ लिया या नहीं। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, कोई समझने में तो परेशानी नहीं है। नो बॉस, क्लियर। आप जब फर्स्ट ईयर में, जब मैं था, जब लोग टीचर पढ़ाते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कभी समझ आया होगा इस तरह से। चलो भाई आगे एक टॉपिक हम और कवर कर लेते हैं। देखो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल को क्या है भाई, ये टॉपिक कभी समझ में नहीं आ पाता है। अब यार, या तो हम यहाँ पे समझ लें या हम थोड़ा डेफिनेशन, देखो समझने की भी कोशिश करेंगे। अगर हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि टॉपिक बड़ा है, अकेला टॉपिक हम 40 मिनट तक इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। हम थोड़ा समझने के साथ साथ इसमें ये भी कोशिश करेंगे कि हम इसकी डेफिनेशन जो है एज इट इज याद कर लें। क्योंकि अगर आपसे पूछेगा ये मतलब एक्शन पोटेंशियल या रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में, तो आप वही चीज लिख के आ जाओगे तो आपको प्रॉपर जो भी जितने नंबर मिलने चाहिए वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, देखो हर जो जितने भी लिविंग सेल है हमारे, चाहे वो क्या हो, चाहे नर्व सेल हो चाहे मसल सेल हो, वो क्या करता है, अपने आसपास एक इलेक्ट्रिकल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। जिससे क्या हो, इनसाइड और जो भी हमारी, जैसे कोई भी, चाहे वो नर्व मतलब हमारा न्यूरॉन ले लो, न्यूरॉन आपको पता है ऐसे ऐसे करके बना हुआ होता है, इस तरह से ऐसे निकला हुआ होता है, ठीक है। तो इसके एक न्यूरॉन और भी होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखेगा। एक हमेशा इलेक्ट्रिकल डिफरेंस, जब तक किसी भी दो चीजों के बीच में इलेक्ट्रिकल डिफरेंस नहीं रहेगा तो क्या है, वो एक दूसरे से क्या नहीं कर पाएगा, बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिफरेंस होना बहुत ही जरूरी है बात करने के लिए। ये यहाँ पे हमने लिखा है कि एवरी लिविंग सेल, स्पेशली स्पेशली कौन सा, नर्व सेल और मसल सेल, क्या करता है, मेंटेन अ स्मॉल इलेक्ट्रिकल डिफरेंस बिटवीन इनसाइड और आउटसाइड ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। मतलब अपनी मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। जो ये डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। जब सेल क्या है, अगर यही सेल हम ये जब ये कब है, रेस्टिंग स्टेज पे है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। समझ गए, मतलब सेल के अंदर जब कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, अगर उस समय जो दोनों क्या है, हमारा मेम्ब्रेन है आउटसाइड और इनसाइड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, वो क्या है, हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब जब इसके अंदर कोई, मान लो ये न्यूरॉन है, जब इसके अंदर कोई सिग्नल जनरेट हुआ तो क्या ये एक्साइट करेगा ना, एक से दूसरे में ट्रांसफर करेगा। जब हम मान लो कोई किसी चीज को छूते हैं तो एकदम से हमारे अंदर पोटेंशियल जनरेट होता है और हम एकदम से एक्शन लेते हैं, ठीक है। व्हेन इट गेट एक्साइटेड इलेक्ट्रिकल चेंजेस अकर इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। समझ गए, यस बॉस। ठीक है। ये हमने डेफिनेशन एक यहाँ पे भी देखो लिख रखी है। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन व्हेन इट इज नॉट एक्साइटेड। मतलब सेल का मतलब जो भी हमारा क्या है, सेल के दो सेल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा रेस्टिंग स्टेज में, वो क्या है, हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। बहुत ही सिंपल है, इससे ज्यादा हम नहीं समझा सकते इसको, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज द डिफरेंस, को क्या है, डिफरेंस है इन द इलेक्ट्रिकल चार्ज, किसमें, इलेक्ट्रिकल चार्ज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जब हमारा सेल एक्साइटेड स्टेज में नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। नर्व सेल में नॉर्मल कितना होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, -70 मिली वोल्ट। इस बात को ध्यान रखना, एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, अगर आपसे पूछता है बताओ नॉर्मल
आरएमपी कितना है, तो आपको एमसीक्यू में हमेशा ये लगाना है, ठीक है। और स्केलेटल मसल का अगर आपसे पूछ लेता है तो 90 मिली वोल्ट तक हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है इनसाइड द सेल निगेटिव कंपेयर टू, मतलब सेल के अंदर हमेशा जो है ना निगेटिव चार्ज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि आउटसाइड ऑफ अ सेल क्या है, मोर पॉजिटिव आइन, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। इनसाइड क्या है, मोर निगेटिव आइंस प्रेजेंट होते हैं। अब ये वही है कि क्या इसमें हमने समझाया आयनिक बेसिस ऑफ आरएमपी क्या है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हमने भी लिख दिया, लेकिन भाई ये आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। क्या नहीं करना, हमें सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के जानी है, समझ गया इस बात को। कोई किसी को परेशानी हो? नो सर, परेशानी नहीं है, सही है। ठीक है, क्योंकि हम भाई बहुत वो नहीं कर सकते, ठीक है। ओके। देखो ये जरूर ध्यान रख लेना है इसमें कि जो हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, उसके अंदर जो है उसमें भी एक तरह का सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो काम करता है। अब हम देखते हैं अपना एक्शन पोटेंशियल। ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल क्या है, हमारा जो सेल है इनसाइड द सेल बिकम पॉजिटिव देन रिटर्न टू नॉर्मल नेगेटिव। समझ गए, इसको हम एक बार समझते हैं। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा सेल के जो सेल मेम्ब्रेन जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन है, जब वो नॉन एक्साइटेड स्टेज में है तो रेस्टिंग है। अगर हम वहीं पे लिख देंगे व्हेन इट इज एट द एक्साइटेड स्टेट, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो भी जनरेट होगा वहीं से डेफिनेशन चेंज होकर सिर्फ क्या बन जाएगी, एक्शन पोटेंशियल हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये कॉमन डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं अपना एक्शन पोटेंशियल क्या है। ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल इनसाइड द सेल और इनसाइड ऑफ द सेल बिकम पॉजिटिव, मतलब जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो क्या होगा, हमारा सेल, वैसे तो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज हमारा भरा हुआ होता है, हमने पहले ही बताया ज्यादा, लेकिन जब सेल एक्साइटेड स्टेज में जाएगा तो क्या है, सेल के अंदर पॉजिटिव कंटेंट ज्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेज नॉर्मल होगी तो सेल क्या है, फिर से निगेटिव हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, हर इंसान क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव होना चाहता है, होना चाहता है ना। जब वो नेगेटिव है तभी तो कोई काम कर रहा है। अगर वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा या उसके पास बहुत पैसा आदि होगा तो वो क्यों काम करेगा। यही कंडीशन हमारे सेल के अंदर होती है, समझ गए। जब सेल एक्साइटेड है मतलब उसे काम करना पड़ रहा है, तो क्या है, चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। और दोबारा से जब तक काम खत्म हो जाता है तो हमारा सेल दोबारा से लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट कर लेता है, समझिए। जैसे कि ये है, ये चार्ट एक बार और समझ लो, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लो क्या है, ये हमारा कोई भी चीज, हम मान लो आपके हाथ पे हमने कुछ मारा, कुछ मारने के बाद क्या है, आपके सेल के अंदर क्या है, -70 मिली वोल्ट है, जो कि है हमारा डीपोलराइज स्टेज। कैसी है, डीपोलराइज। डीपोलराइज का मतलब थोड़ा बहुत आप जानते हो चाहे, कौन कौन जानता है या कोई नहीं जानता है? चलो भाई, हम थोड़ा आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो कोई न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन को क्या है, मान लो कोई सिग्नल मिलेगा, जैसे कि ये हमने, हमारा ये न्यूरॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोई सिग्नल हमने इसको दिया, तो ये क्या है, यहाँ पे सडन पोटेंशियल चेंज क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। यानी कि ये क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव था, ये नेगेटिव से किसकी तरफ जाएगा, जैसे कि हमने क्या लिखा है, -70 मिली वोल्ट यहाँ पे लिख रखा है। अब जैसे ही यहाँ पे हम इसको ऊपर कोई स्टिमुलस जनरेट होगा तो ये तुरंत नेगेटिव से क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जो नेगेटिव टू पॉजिटिव अप्रोच है, यही हमारी क्या है, डिपोलराइजेशन कही जाती है। अब क्या है, सेल पॉजिटिव पहुंच गया, पॉजिटिव के बाद अब क्या करेगा, दोबारा से रेस्टिंग स्टेज आ गई, मतलब हमने आपको मारना बंद कर दिया, हमने काम, तो दोबारा से हम रिपोलराइज यानी कि नॉर्मल स्टेज में पहुंच जाएंगे, समझ गए। तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस है हमारा इसके अंदर आरएमपी और एपी के बीच में, समझ में आ गया। जी बॉस, आ गया। अन्वेषा को अभी समझ में नहीं आया, एक बार और समझाते हैं। एक हमारा सेल, ये हमारा सेल है, जब सेल रेस्टिंग स्टेज पे है तो क्या है, सेल के अंदर बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज कौन सा है, हमारा पोटेशियम वाला है। सेल के बाहर क्या है हमारा, हमारा पोटेशियम है, वो सॉरी सोडियम है, यानी कि मोर पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे बताओ, कोई भी इंडिविजुअल क्या करेगा, निगेटिव से पॉजिटिव होने की कोशिश करता है ना,
ठीक है, अपने अंदर बहुत सारी चीजें, पॉजिटिव चीजें भरने की कोशिश करेगा, बहुत जब तक वो कोशिश करता रहेगा ना, तो इसी तरह से होता है कि जब आपके अंदर कोई स्टिमुलस जनरेट होता है, यानी कि एक्शन हो रहा है, यानी कि सेल क्या है, एक्साइटेड स्टेज में चला गया, उसके बाद क्या कहेगा, जो हमारा नॉर्मल कितना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -70 मिली वोल्ट। अब हमने एक्साइटेड स्टेज में जानने के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि हमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो हमें क्या होगा, जो हमें स्टिमुलस जनरेट हुआ, हम पहुंच जाएंगे डीपोलराइज स्टेज। इस स्टेज पे हमने ऊपर तक कर ली। अब वो क्या है, स्टिमुलस रिमूव हो गया, यानी कि हमें दोबारा से रेस्ट में आ जाना है, हमें हमेशा काम ही थोड़ी ना करती रहेगी बॉडी, कभी तो नॉर्मल स्टेज में आएगी। जब वो बॉडी नॉर्मल स्टेज में आएगी तो दोबारा से आपके सेल के अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसको रिपोलराइजेशन स्टेज हम बोलते हैं। समझ गए? कोई और दिक्कत इसमें समझने में आ रही हो? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो भाई इतना ध्यान रख लेना कि जब किसी भी न्यूरॉन को कोई भी सिग्नल मिलता है, ठीक है, तो उसके अंदर सडन चेंज होते हैं। क्या सडन चेंज? कहाँ से? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो चेंज हो रहा है हमारे सेल्स के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, तो ये जो चेंज है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही एक तरह का क्या है भाई, एक्शन पोटेंशियल है। समझ गए? बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। समझ गया सर। ठीक है, मतलब सेल है, सेल में कोई स्टिमुलस जनरेट हुआ, उस स्टिमुलस के लिए क्या, सेल में एक सडन चेंज आया। सडन चेंज कैसा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने के लिए, यानी कि कुछ काम करने के लिए जो जनरेट होता है एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस, भाई ये हमारा एक्शन पोटेंशियल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपना। दोनों भाई ये देखो, जरूर पढ़ के जाना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप नहीं पढ़ेंगे तो मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है फिर। आप क्योंकि डेफिनेशन रिवाइज ही नहीं करेंगे तो क्या मतलब है। देखिए यही लिखा है, आरएमपी, स्टिमुलस जनरेट हुआ, सोडियम चैनल ओपन, डीपोलराइजेशन की कंडीशन में पहुंच गया, उसका सोडियम चैनल फिर से ओपन हो जाते हैं, तो ज्यादा फिर से बॉडी के अंदर नेगेटिव आयन, तो डीपोलराइजेशन की स्टेट में चला जाता है। स्लाइड ओवर शूट अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। ये हमारे काम का नहीं है, हमें उतना ही ध्यान रखना है। समझ गए इतनी बात को हमारा? तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए ये बताओ। ये भाई यहाँ से हमने पढ़ लिया 15 नंबर का, बनेगा तो 15 नंबर तक के, मतलब वो है कि 10 का भी आ सकता है, 5 का। ठीक है, फिर आप सोचें कि हम नहीं पढ़ के जाएंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी फिर। अब ये देखो क्या क्या हमारा बचा, हमें एक एसिड बेस बैलेंस और वाटर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इसमें एक है बफर सिस्टम, बफर सिस्टम भी हम आगे कवर करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कल भाई खत्म हो जाएगा ये पूरा टॉपिक, तो हम इसको कल खत्म करेंगे, उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। किसी को कोई परेशानी, क्योंकि ज्यादा पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में नहीं आती ये चीजें। बताइए किसी को कोई समस्या? भाई 1 मिनट दम लीव मत करना, थोड़ा हम डिस्कस करके जाते हैं। सुमित भाई कहाँ से हो आप? माइक खोलो। हाँ यस बॉस। कहाँ से हो आप? ठीक है बॉस। कहाँ से? कहाँ से? आगरा से सर। अच्छा, आगरा से हो, ठीक है। श्रेया श्रुति आप कहाँ से हैं? श्रेय श्रुति, सॉरी। बस बरेली गंगाशील। अच्छा, गंगा सील से ही हो। यहाँ पे ये बताओ, गंगा सील से जूनियर बैच का कौन कौन है? हाथ खड़ा कर दो भाई, जो बिल्कुल जूनियर वाला बैच है। जो नहीं है यार। 24 वाले बैच से कौन है? कोई नहीं लग रहा है। चलो भाई, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, और मैं लास्ट में फिर से अपील करूंगा कि भाई थोड़ा आप कंट्रीब्यूशन करें, जिससे हम नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स अवेलेबल करवा सकें आपको। ठीक है? हाँ ओके बॉस। ठीक है। कल क्या पढ़ाएंगे? क्या क्या पढ़ाएंगे? कल जो हमारा आगे बचा है, एसिड बेस बैलेंस और बफर सिस्टम को कंप्लीट करके ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा कल। न्यू चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे? क्या न्यू चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे? न्यू चैप्टर में अगला रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा। ओके। हम्म, आयुर्वेद में क्या पढ़ाएंगे सबसे? पहले मॉडर्न कवर कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न ही लो का बीज है। ठीक, ओके ठीक है, उसके बाद आयुर्वेद शुरू ओके करेंगे। ओके बॉस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप कंट्रीब्यूशन जरूर कीजिए, जिससे हमारी सीरीज हो सके। बस ये मेरा आपसे अनुरोध है लास्ट में। ठीक है, और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।
नहीं बॉस ये पूछ रहा था नोट्स का कंटेंट जितना है सफिशिएंट है कि और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा साइड से। मुझे लगता है नोट्स का कंटेंट मॉडर्न के लिए मोर देन सफिशिएंट है। देखो एमसीक्यू तो आपको पता है कहीं से भी बन सकता है, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं से भी पढ़ोगे तो इतना ही कंटेंट पढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको बुक से पढ़ोगे, मान लो अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेमुलिंगम से पढ़ोगे तो आपको समझने में बहुत समय लग जाता है, हमारा एक बेसिक माइंड मेकअप डेवलप नहीं हो जाता, दिक्कत वहां पे है। बॉस थ्योरी इतना कम तो नहीं पड़ेगी, मतलब बॉस इतना तो पेज 2 पेज भरना रहता है। इस चीज को ऐसा, जैसे मैंने आपसे कहा कीप इनसाइड द सेल ऑफ नेगेटिव, तो आप क्या ये लिखे आ जाओगे कीप इनसाइड द, आप ये भी तो लिखोगे ना कि इट इट दैट कोई भी पर्टिकुलर चीज है, इट इज हेल्प टू कीप द पर्टिकुलर चीज इनसाइड द नेगेटिव, आपको बड़ा करके लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, समझ गए। ओके बॉस। क्योंकि मान लो हम लंबा लंबा डेफिनेशन लिखवा दें तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे ना लास्ट में फिर। यस हाँ बॉस। वो तो है ही है। ठीक है, तो आप जैसे बस लास्ट में क्या आयुर्वेद आयुर्वेद कवर करेंगे भाई, बिल्कुल। पहले थोड़ा मॉडर्न कर लें, मॉडर्न बहुत वीक रहती है इंडिविजुअल्स की। मॉडर्न तो हम लास्ट के 8-10 दिन में भी कवर कर सकते हैं। आयुर्वेद यस बॉस, अभी हाँ, है पेपर ना। 2 भी तो है। हाँ बिल्कुल, इसका मॉडर्न बहुत ज्यादा है भाई। हमें लगता है कि हम ऐसे ही भगवान भरोसे चले जाते हैं मॉडर्न लेके कि आएगा तो कर देंगे वरना छोड़ देंगे। अब 2 क्वेश्चन मान लो यहाँ से 10 नंबर का बनेगा, 4 क्वेश्चन शायद शॉर्ट भी आने लगे हैं। इस बार के हाँ जो पेपर में क्वेश्चन आए थे वो बस पता नहीं कहाँ से देखिए, फंक्शन वो ऑफ बाइट। सिलेबस के वो सिलेबस अंदर से दिए थे, आपने पढ़ा नहीं ना। अरे बॉस बहुत चलो अंदर भाई, से बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट बैच में जो भी है फर्दर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कल अपना देखने वाले, जिसने नहीं देखा है वो अवेलेबल हो जाएगा लिंक, ठीक है। ओके। ओके गुड नाइट।